किसी भी थ्योरी को करने से पहले, चाहे आप रेसिज्म करें, चाहे आप फेमिनिज्म करें, चाहे आप मार्क्सिज्म करें, या आप गे स्टडीज़, क्वियर स्टडीज़ करें, कुछ भी करें, कोई सा भी आप थ्योरी उठाएं, आपको उसके पीछे क्या है ये समझना पड़ेगा। एक्चुअली संसार में पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल है। पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल का मतलब एक वर्ग विशेष अपने हाथ में पावर रखना चाहता है, अपना हुक्म चलाना चाहता है दूसरों पर, और इस काम को करने के लिए, क्योंकि उसका स्वार्थ है, वो अपने हाथ में पावर चाहता है, कंट्रोल चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा। ये जो वर्ग विशेष है जो अपने हाथ में पावर चाहता है, ये अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि मैं तब तक पावरफुल नहीं हो सकता जब तक कि मैं इन सब को कंट्रोल न कर लूं। सिर्फ मेरे कहने से कि मैं पावरफुल हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं पावरफुल नहीं हो जाऊंगी। मुझे उन सारे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे में किसी तरह की डेफिशिएंसी है, कमी है, किसी न किसी तरह का अभाव है, और क्योंकि आपके पास उस चीज का अभाव है, इसलिए आप तो कंट्रोल होने के लायक हो। और क्योंकि मेरे पास वो चीज है, तो मैं कंट्रोल करने के लिए मेरा राइट है, कंट्रोल करना मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरे पास ये सुपीरियर चीज है जो आपके पास नहीं है। तो इसलिए आप तो कंट्रोल होने के लिए ही पैदा हुए हो, आपको तो कंट्रोल में रहना ही पड़ेगा। तो कंट्रोल पॉलिटिक्स में एक पर्टिकुलर ग्रुप अपने आप को किसी न किसी तरीके से सुपीरियर ठहराएगा। सुपीरियर होगा नहीं, सुपीरियर ठहराएगा। सुपीरियर ठहराने के लिए वो क्या करेगा? सबसे पहले वो ये देखेगा कि इनमें और मेरे में डिफरेंस क्या है। तो इनमें और मेरे में डिफरेंस ये है, ये ऐसे है, मैं वैसा हूं, मैं वाइट हूं, ये ब्लैक हैं या येलो हैं, चाइनीज, जापानीज, या ब्राउन हैं, इंडियंस, या ब्लैक हैं, अफ्रीकन्स, इथियोपियंस, मैं वाइट हूं। तो सबसे पहले ये वर्ग विशेष, ये ग्रुप जो कंट्रोल करना चाहता है, वो ये ठहराएगा कि वाइट सुपीरियर है। और जब ये इस बात को लेकर कि वाइट सुपीरियर है, अपने आप को सुपीरियर
ठहराना चाहता है, एक्चुअली क्या कर रहा है भाई? वाइट वाइट है, ब्लैक ब्लैक है, येलो येलो है, ब्राउन ब्राउन है, सब डिफरेंट ही तो है। डिफरेंट है, वाइट ब्लैक से स्किन कलर में डिफरेंट है, ब्लैक येलो से डिफरेंट है, येलो ब्राउन से डिफरेंट है, ब्राउन वाइट से डिफरेंट है, सब आपस में डिफरेंट है। ये तो बात मानने में आती है, परंतु इस डिफरेंस को लेकर फिर आप क्या करते हो? ऊंच नीच करने लग जाते हो। नहीं, वाइट ऊंचा है, बाकी सब नीचे। अब आप दो टर्म्स समझो। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना। वो वाइट है, ये ब्राउन है, ये ब्लैक है, ये येलो है। पहले तो ये भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन। हम सब अलग हैं वो तो माना, पर ये ऐसा है, फिर इसको एक लेबल देना, फिर वो वैसा है, उसको एक लेबल देना, फिर ये ऐसा है, उसको एक लेबल देना। ये लेबलिंग डिस्क्रिमिनेशन है, और डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ फिर प्रिविलेजिंग, विशेष अधिकार खुद के पास रखना। तो वाइट कहेगा कि वाइट स्किन्ड लोग सुपीरियर होते हैं, वाइट स्किन लोग ब्राउन येलो ब्लैक से डिफरेंट होते हैं। ये तो बात समझ में आती है, पर ये किसने कहा कि वाइट सुपीरियर होता है? ईश्वर ने किसी को व्हाइट बनाया, किसी को ब्लैक बनाया, किसी को ब्राउन बनाया, किसी को येलो बनाया। ये ईश्वर ने बनाया, ये कुदरत ने बनाया, ये नेचर ने बनाया। नेचर ने सबको डिफरेंट बनाया। यहां तक तो बात समझ में आ रही है। पर नेचर के बनाए हुए में फिर इंसान क्या करता है? प्रिविलेजिंग, डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिविलेजिंग। तुम अलग हो, तुम अलग हो, सिर्फ ये नहीं, तुम हमसे अलग हो, ये नहीं, तुम हमसे अलग हो और क्योंकि हमारे पास ये चीजें हैं जो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम हमसे कम हो। ये प्रिविलेजिंग, हम सुपीरियर हैं। ये नहीं कि अरे तुम्हारे पास भी तो इतनी चीजें जो मेरे पास नहीं है, हो सकता है मैं इनफीरियर। नहीं नहीं, मेरे पास जो है वही है आइडियल। तो ये है आदर्श चीज, यही है, तुम सबके पास अभाव है। तो पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल में एक ग्रुप ये गेम खेलता है। नेचर ने जो डिफरेंसेस बनाए हैं, उन डिफरेंसेस के बेसिस पर भेदभाव करके, डिस्क्रिमिनेट करके प्रिविलेजिंग करना शुरू कर देता है। ये पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल का स्टेप 1 है। एक वर्ग विशेष ऐसा करेगा। अब उस वर्ग विशेष को क्या करना पड़ेगा? उस वर्ग विशेष को बाकी लोग जिसको कि वो कंट्रोल में रखना चाहता है, उनको किसी न किसी तरीके से कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं सुपीरियर हूं और तुम सारे इंफीरियर हो। इसलिए मुझे तो हुकूमत करने का अधिकार है और तुम सबको तो दबके रहना पड़ेगा। तो अब जो वर्ग विशेष पावर चाहता है, या तो कलर इस्तेमाल करेगा, व्हाइट एंड ब्लैक, ब्राउन येलो, ये सब कलर, या फिर वो सेक्स इस्तेमाल करेगा, मेल फीमेल। मेल एंड फीमेल अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। मेल के पास कुछ चीजें हैं जो फीमेल के पास नहीं है, फीमेल के पास भी तो कुछ चीजें हैं जो मेल के पास नहीं है। नहीं नहीं नहीं,
जो मेल है ये तो सुपीरियर है, इस कारण से है। तो पहले तो डिस्क्रिमिनेट करो और फिर प्रिविलेज करने लग जाओ। मेल सुपीरियर है, फीमेल इंफीरियर है, पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल। तो स्टेप 1 में एक वर्ग विशेष अपने हाथ में अधिकार चाह रहा है, पावर चाह रहा है, कंट्रोल करना चाह रहा है दूसरों को। तो वो दूसरों को कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ यूज करेगा, ये साबित करने के लिए कि क्योंकि हमारे पास ये चीज है तो हम तो सुपीरियर हैं और तुम किसी न किसी तरीके से अभाव में हो, तुम डेफिशिएंट हो, तुम में डिफेक्ट है। ये सारी चीजें सामने वाले को कन्विंस करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 पे जिस वर्ग विशेष ने ये तय किया कि मैं सिर्फ डिफरेंट नहीं हूं, मैं सुपीरियर हूं, स्टेप 2 में उनको कन्विंस करना, ये स्टेप 2 है। पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल के स्टेप 2 में सामने वाले को किसी तरह से कन्विंस करना कि तुम हमसे कम हो। तो अब किसी भी चीज को तरह तरह से रिपीट करते रहो, शास्त्रों का हवाला दो, नेचर का हवाला दो, नेचर ने तुम्हें ऐसे बनाया है। तो वुमन होना किसी तरह का डिफेक्ट है, वुमन है तो डेफिशिएंट है, ब्लैक है तो डेफिशिएंट है, कोई डिफेक्ट है उसमें। ये सारी चीजों को लेकर सामने वाले को कन्विंस कर देना कि वो इंफीरियर है और ये वर्ग सुपीरियर है, ये स्टेप 2 है पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल का। स्टेप 3 में क्या होगा, वो जो वर्ग है जो अब दबेगा, वो मानने लगा है कि हाँ शायद हम इंफीरियर हैं इनसे, किसी न किसी तरीके से शायद हम इंफीरियर हैं। तो स्टेप 3 में वो वर्ग जो दबेगा वो इंटरनलाइज करेगा, यानी ब्रेन वॉश होता चला जाएगा और अपने आप को सचमुच इंफीरियर समझने लगेगा। तो इंटरनलाइज हो गया, सचमुच अपने आप को इंफीरियर समझने का काम हो गया। ऐसा होने के बाद ये वर्ग क्या करेगा, अपने पूरे वर्ग को समझाने की कोशिश करेगा कि देखो ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे ही रहना है, यही पावरफुल है, अपन पावरलेस है। तो स्टेप 3 में पावर पॉलिटिक्स के स्टेप 3 में, पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल के स्टेप 3 में ये वर्ग विशेष जो दब रहा है ये इंटरनलाइज कर लेगा, ब्रेन वॉश हो जाएगा और अपने वर्ग के बाकी लोगों को कन्विंस कर देगा कि अपन को तो दब के ही रहना है। अब वो वर्ग विशेष जो अधिकार जमाना चाहता है वो तो आराम से बैठ गया, उसको कुछ नहीं करना। अब ये लोग आपस में कन्विंस करते रहेंगे एक दूसरे को कि ये इंफीरियर हैं, हम आराम से बैठ सकते हैं, यही आपस में एक दूसरे को कन्विंस करने का काम करते चले जाएंगे। तो ये आपका स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल आसान गेम नहीं है, बड़ा कठिन काम है। वो वर्ग विशेष जो अपने हाथ में पावर चाहता है उसको पता है ये एक बारी की बात नहीं है, ये तो बार बार दोहराना पड़ेगा, बार बार दोहराना पड़ेगा, बार बार दोहराना पड़ेगा, तब जाके ब्रेन वॉश होंगे।
और इसलिए कुछ विचारों को बार 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 दोहराने का काम कहाँ होता है? साहित्य के पन्नों में। इन द पेजेस ऑफ लिटरेचर ideas get circulated, people read। 10 किताबों में एक ही चीज पढ़ते हैं, उसको सच मानने लग जाते हैं। तो साहित्य वह क्षेत्र है जहां ब्रेन वॉशिंग का काम बड़ी इजीली हो जाता है। कोई किसी को दोष भी नहीं देता, वो ब्रेन वॉशिंग हो जाता है। स्टेप 4 पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल में। स्टेप 5 सदियां बीत जाती हैं, दबने वाला वर्ग दबा ही रहता है, दबता चला जाता है, और दबाने वाला वर्ग दबाता ही चला जाता है, अपने मस्ती में रहता है। फिर क्या होता है? एक दिन अचानक दबने वाला वर्ग उठकर बैठता है और सोचता है, यार मैं कर क्या रहा हूं? ये मुझे कह रहे हैं कि मैं इन कारणों से इंफीरियर हूं, और ये इतने सदियों से इन बातों को दोहराते आए हैं और मैं विश्वास करता आया हूं। क्या ये सच है? वे अब सवाल करने लग जाते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, और उन्हें लगता है कि नहीं, तो बहुत गलत बात है। हम अलग हैं, हम कम कैसे हैं? ये उनको सूझता है। स्टेप 5 तो उनके अंदर कुछ जग गया। स्टेप 5 अब वो आवाज उठाएंगे, और इतनी जोर की आवाज उठाएंगे कि अब वो दबाने वाला वर्ग जो है, अब उसके होश उड़ जाएंगे। अब दबने वाला वर्ग ऐसा आवाज उठाएगा कि उनके कानों तक सुनाई पड़ेगा। स्टेप 5 रिबेलियन, क्रांति। फाइनल स्टेप, स्टेप 6 में वो जो दबा हुआ वर्ग है, जिसने इतने सारे लेबल अपने गले में टांग लिए, तुम ब्लैक हो इसलिए कम हो, तुम वुमन हो इसलिए कम हो, तुम ये हो इसलिए कम हो, जितने भी लेबल थे सब जो टांग टांग कर घूम रहा था वो दबा हुआ वर्ग, आज उन सारे लेबल्स को उठा उठा कर फेंकता है और कहता है, रखो अपने लेबल अपने पास, मैं आजाद। और अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करता है, अपनी पहचान का पुनर्निर्माण अपने तरीके से करता है। ये स्टेप 6 है पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल का। अब हम जो हमारे को सबसे कॉमनली पता है, फैमिली में पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल के 6 स्टेप्स हम समझें तो हमें सारे जो इज्म्स हैं, फेमिनिज्म है, ये है, मार्क्सिज्म है, जो भी है, उन सब में चीजें समझ में आने लगेंगी। हम फैमिली को देखते हैं। पेट्रियार्की, पुरुष प्रधान समाज। पुरुष को शुरू से ही महिला से डर लगा है। महिला के पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति थी जो पुरुष के पास नहीं थी। वो अगली पीढ़ी को जन्म देती है, और ये एक ऐसी शक्ति है जो कि पुरुष के पास नहीं है। तो पेट्रियार्की, पुरुष प्रधान समाज में बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया। एक महिला ही जान सकती है कि वो जिस बच्चे को जन्म दे रही है उस बच्चे का पिता कौन है। ये केवल वो महिला जानती है, पुरुष नहीं जानता। पुरुष तो केवल विश्वास कर सकता है कि ये मेरा बच्चा होगा, ये मेरी औलाद है। सच्चाई तो वो औरत जानती है, और वो धोखा कर सकती है पुरुष के साथ।
और इस बात की दहशत जो है पुरुष को ऐसी लगी कि पुरुष प्रधान समाज में, पेट्रियार्की में, औरत को कंट्रोल करने के 1000 तरीके ढूंढे गए। तो पेट्रियार्की में पुरुष प्रधान समाज स्टेप 1 पावर अपने हाथ में जाता है। स्टेप 1। अब इसके लिए वो स्टेप 2 औरत को कन्विंस करेगा कि तुम किसी प्रकार से कम हो मुझसे, तुम अबला हो, तुम्हारा शरीर नाजुक है, तुम्हारी बुद्धि मुझसे कम है, मुझे अधिकार है ये सब पढ़ने का, तुम्हें अधिकार नहीं है। दबाव नीति, उनको कन्विंस करने के लिए कि वो इंफीरियर हैं। ये स्टेप 2। स्टेप 3, औरत इस चीज को इंटरनलाइज कर लेगी, मानने लग जाएगी, और जब वह मानने लग जाए फिर पुरुष आराम से बैठ जाएगा, क्योंकि अब पुरुष को कुछ नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। अब महिला क्या है, एक बार ब्रेन वॉश हो गई, वो अपने परिवार के, अपने समाज के सारी औरतों को दबाना शुरू कर देगी। सबसे पहले अपनी बेटियों को दबाएगी, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है, नहीं भाई अलग तुम अलग। माई करने लग जाती है ऐसे। समाज में एक महिला दूसरी महिला, अरे देखो। तो ऐसे करके स्टेप 3, पहले तो खुद ब्रेन वॉश हो जाओ, फिर खुद ही उस सिस्टम को मजबूत करते चले जाओ। पुरुषों का काम खुद ही कर देगी महिला। स्टेप 3। स्टेप 4, सारे साहित्यिक रचनाएं जो लिखी जाएंगी उसमें इसी विचार को बार बार दोहराया जाएगा कि औरत कम है, उसको दब के रहना चाहिए। इसलिए साहित्य में आपको 2 ही तरह की औरतें मिलेंगी, या तो देवी मिलेगी या राक्षसी मिलेगी। अगर आप देवी ना बनो तो खबरदार आप राक्षसी बन जाओगी। तो इसलिए देवी बनने के लिए वो सारे गुण, दब के रहना, धीमी आवाज में बोलना, पुरुष का कहना मानना, ये सारी चीजें, घर के चौखट के बाहर नहीं जाना, ये सारी चीजें स्टेप 4 साहित्य के पन्नों में होता है। फिर चलता रहता है, सदियां बीत जाती हैं। एक दिन परिवार के दायरे में ही महिला चौंक के बैठती है कि मैंने ये क्या किया, मैंने कैसे मान लिया कि मैं इंफीरियर हूं, मैं अलग हूं पुरुष से, माना मैं इंफीरियर कैसे हुई। तो मुझे मौके नहीं दिए जा रहे, नहीं तो कर तो मैं सब कुछ कर सकती हूं। तो वो चौंक कर बैठती है। ये स्टेप 5 है। फिर वो विद्रोह करती है, विरोध करती है, अपने अधिकार मांगती है, और इस तरीके से वो बराबरी चाहती है, और वो साबित करने लग जाती है कि मैं बिल्कुल बराबर हूं, और मुझे अगर अधिकार मिले और मुझे ये सारी चीजें जो मेरा हक है मुझे मिले तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये हक ईश्वर ने नहीं रोका, एक वर्ग विशेष ने रोका है और मना किया है और कहा है कि आपको नहीं मिल सकता। शास्त्रों में ये लिखा है, शास्त्रों में वो लिखा है, शास्त्र भी तो इंसान ने लिखा है। ऐसे करके स्टेप 5। स्टेप 6 में तो फिर औरत अपना इतिहास, अपनी पहचान खुद रचाती है, खुद लिखती है। अपना व्यक्तित्व वो एक पर्टिकुलर तरीके से बनाती है, और वो सारे लेबल्स उठा के फेंक देती है जो पुरुष प्रधान समाज ने उसके गले में टांगा था। तो अब ये फेमिनिज्म जो कि पेट्रियार्की के अगेंस्ट विरोध करेगा, पुरुष प्रधान समाज के अगेंस्ट विरोध करेगा,
इसी चीज को आप इस सेंस में लो, पोस्ट कलोनियलिज्म। अंग्रेज आए, वो गोरे हैं, हम ब्राउन स्किन्ड हैं, हम अलग हैं, हम इंफीरियर कैसे हुए? उन्होंने अगर अफ्रीका को कंट्रोल किया तो ब्लैक स्किन्ड लोग व्हाइट स्किन लोग से इंफीरियर कैसे हुए? तो इस तरीके से स्टेप 1, हम अपने ही देश का एग्जाम्पल ले लें। वो हमारे यहाँ आए, उन्होंने डिसाइड किया कि वे वाइट हैं, हम नॉन वाइट हैं, इसलिए वो सुपीरियर है, हम इंफीरियर हैं। स्टेप 2 में उन्होंने हमें कन्विंस कर लिया। स्टेप 3 में हम मानने लग गए, हम ब्रेन वॉश हो गए, हमने अपने ही इंडियंस के बीच में ही उस विचार को फैलाया कि हम किसी तरह से इंफीरियर हैं। अरे हमें तो पहनावे ओढ़ावे का सलीका नहीं है, हमें उठने बैठने का सलीका नहीं है, हमारा सलीका अलग था, उनके तौर तरीके अलग थे। ये किसने तय किया कि उनका सुपीरियर है और हमारा इंफीरियर है? पर हमने मान लिया। फिर हमने दूसरों को कन्विंस करना शुरू किया। साहित्य के पन्नों में जहां जहां कॉलोनाइज्ड नेशंस के लोगों का हवाला आता है, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे अफ्रीकन्स हो, चाहे ऑस्ट्रेलियंस हो, चाहे न्यूजीलैंड के लोग हों, जितने भी दबे हुए वर्ग के लोग हैं उनको सबको नीचा ही दिखाया जाएगा। स्टेप 4 साहित्य के पन्नों में। स्टेप 5 में सदियां बीत जाएंगी, फिर एक दिन विरोध की आवाज जोरों से उठेगी और विरोध होगा, विद्रोह होगा, और वो सारे लेबल्स लौटा दिए जाएंगे, आवाज उठाई जाएगी। और स्टेप 6 में अपने व्यक्तित्व का निर्माण अलग तरीके से हम करेंगे। जैसे हम कॉलोनाइज्ड कंट्री हैं और अंग्रेज कॉलोनाइजर्स हैं, कॉलोनाइजर्स, और हम कॉलोनाइज्ड जो दब गए। तो इस तरीके से एक दिन ये कॉलोनाइज्ड नेशंस, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे कोई सा भी हो, वो अपनी आवाज उठाएंगे, अपनी पहचान नए तरीके से बनाएंगे, अपना इतिहास अब नए सिरे से रचाएंगे और इनकार कर देंगे कंट्रोल में रहने से। तो ये फाइनल स्टेप 6 फिर हो जाता है।